हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु संरचना की। ओके, आज का जो हम लोग का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना। आज इसकी बात करने वाले हैं। तो ये परमाणु संरचना में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो पहले हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं। जब परमाणु संरचना की हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहां परमाणु की संरचना, तो परमाणु है क्या, परमाणु क्या है, ये प्रश्न उठता है कि आखिर फिर परमाणु क्या है, जिसकी संरचना पढ़नी है वो आखिर है क्या, परमाणु क्या है। तो अगर परमाणु की बात करें तो देखिए यहां पर जॉन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे। उनका कहना था, ठीक है, उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी पदार्थ जो है वो एक सूक्ष्म कण के मिलने से बना होता है और उस सूक्ष्म कण का नाम होता है परमाणु। इस परमाणु को न तो आप तोड़ सकते हो और न ही आप बना सकते हो, यानी कि परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हो और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर है, ये नियम कहता है। तो अब यहां पर जॉन डाल्टन की ये बात कहेगी कि परमाणु सबसे छोटा कण है जिसको न तो आप नष्ट कर सकते हो और न ही बना सकते हो। ठीक है, तो अब बाकी साइंटिस्ट के लोगों के दिमाग में आया कि क्या सचमुच में ऐसा है, क्या सचमुच में परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है। प्रश्न ये उठता है, ओके, कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है, ये सच है, या परमाणु से भी कुछ सूक्ष्म कण उपलब्ध होंगे, क्या इसकी संभावना नहीं है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला नाम आता है जे थॉमसन का। जे थॉमसन का इनका नाम आता है। जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया है कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण नहीं है। लेकिन वो कैसे बताया, उसकी चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। ओके, तो हम लोगों का परमाणु संरचना का फर्स्ट टॉपिक है कैथोड किरण प्रयोग, जिसमें हम लोग जानेंगे कि परमाणु जो है वो सबसे सूक्ष्म कण नहीं है, परमाणु के अंदर भी कुछ सूक्ष्म कण उपलब्ध होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसी प्रयोग को पढ़ते हैं और प्रयोग पढ़ने के बाद हम लोग को क्या निकल कर आता है अंत में निष्कर्ष, उसकी भी चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल एक बात और बता दें कि जॉन डाल्टन एक परमाणु सिद्धांत दिए थे। उस परमाणु सिद्धांत का एक अलग वीडियो हम बना दिए हैं। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, इस वीडियो वाले डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आप जाकर उसको देख पाइएगा। ओके, तो पहले आप वहां पर परमाणु के सिद्धांत को एक बार जरूर जाकर देखें, फिर उसके बाद जे थॉमसन वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं। तो जे थॉमसन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आइए समझने का कोशिश करते हैं। देखिए इन्होंने एक सेटअप तैयार किया। सेटअप कैसा तैयार किया तो समझते चलते हैं। ये रहा, अब देखिए एक चीज को समझा देते हैं आपको। ये जो खाली डब्बा है ना, ये डब्बा टाइप का दिख रहा है, इस डब्बा को हम लोग विसर्ग नली कहते हैं। इसको कहते हैं विसर्ग नली। इस खाली डब्बा को हम लोग विसर्ग नली कहते हैं। क्लियर है, उसके बाद इसके अंदर में दो धातु के प्लेट लगाए गए। ठीक, दो, ये जो प्लेट ये जो दिख रहे हैं
ये धातु के प्लेट, और इन दोनों धातु के प्लेटों को बैटरी के एक एक छोर से जोड़ दिया गया है। जिस धातु को बैटरी के ऋणात्मक छोर से, ऋणात्मक भाग से जोड़ा गया है, उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, और जिसको धनात्मक भाग से जोड़ा गया है, देखिए धनात्मक भाग से जोड़ दिया गया है, उसको हम लोग एनोड कहते हैं। ओके, जिसको ऋणात्मक भाग से जोड़े उसको कैथोड, जिसको धनात्मक भाग से जोड़े उसको एनोड कहते हैं। अब इस विसर्ग नली में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे खाली जगह क्यों छोड़ा गया है, तो यहाँ पर खाली जगह ताकि यहाँ से अगर कुछ दाब वगैरह बढ़ जाए या फिर किसी तरह का हीट बढ़ जाए, उष्मा बढ़ जाए, तो उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ओके, तो ये खाली जगह किया गया। अब इसके अंदर कुछ अक्रिय गैस डाल दिए गए थे, अक्रिय गैस। वो अक्रिय गैस कौन कौन से हैं? तो अक्रिय गैस हीलियम हो सकता है, नियॉन हो सकता है, आर्गन हो सकता है, ये सब हो सकते हैं अक्रिय गैस। क्लियर है बात? हीलियम हो सकता है, नियॉन हो सकता है, आर्गन हो सकता है, ये सब हो सकता है। इस तरीके से ये गैस उपलब्ध रहे होंगे इसमें, गैस के कण। क्लियर है? अब यहां पर समझिएगा, अब हम लोग प्रयोग तैयार कर चुके हैं। एक विसर्ग नली लिए, विसर्ग नली मतलब जिसमें किसी तरह का कोई भी माध्यम नहीं रहा हो, कोई भी माध्यम यहां पर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। उसके अंदर में अक्रिय गैस लिया गया है और साथ साथ दो धातु के प्लेट लगाए गए हैं, एक को कैथोड कह रहे हैं, एक को एनोड कह रहे हैं, एक और इन दोनों प्लेट को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिस बैटरी का वोल्टता कितना है, 1000 वोल्ट। इसका विभवांतर जो है, बैटरी का विभवांतर जो है वो 1000 वोल्ट है, जो कि बहुत अधिक, सॉरी 10,000 वोल्ट है, जो कि बहुत अधिक होता है। ठीक है? अब यहां पर मान लो एक ऐसे की लगा हुआ होगा, ये स्विच। अब स्विच दबा देंगे तो ये स्विच जब दबा देंगे तो यहां पर अब आपका जो है वो विद्युत का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? कनेक्शन पूरा जुड़ गया। कनेक्शन जुड़ जाने पर देखिए अब क्या क्या होता है, आपको समझाते हैं। कनेक्शन जब जुड़ जाएगा तो इन्होंने देखा, यानी जे थॉम्सन ने देखा कि यहां से कुछ चमकीले किरण निकल रहे हैं और साथ साथ बहुत ही ज्यादा आवाज हो रहा है। कुछ चमकीले किरण निकल रहे हैं और उनके साथ साथ क्या है कि तेज आवाज भी हो रहा है, जैसे बिजली चमक रहा हो। कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से बिजली चमकता है उस प्रकार से इसके अंदर में चमक हो रहा था। तो आखिर क्यों हो रहा था? तो इस वजह से हो रहा क्योंकि यहां पर 10,000 वोल्ट उच्च वोल्टता वाला बैटरी हम लोग जोड़े थे और उसकी वजह से यहां पे किरण उत्पन्न हो रहे थे। एक कहानी कही जाती है कि पुराने वक्त में कहा जाता था कि जो तड़ित गिरता है, जो बिजली गिरता है बरसात के मौसम में, वो क्यों गिरता है? तो लोग कहा करते थे कि पृथ्वी पर पाप बढ़ गया तो पापियों को समाप्त करने के लिए भगवान जो है बिजली गिराते हैं। उसी प्रकार से जे थॉम्सन भी अपने प्रयोग में बिजली पैदा कर रहे थे, उतना ही मजबूत चमक वाला, उतना ही तेज आवाज वाला तड़ित पैदा कर रहे थे। ठीक है? तो उस तड़ित, ओके, उतना ही तेज आवाज वाला तड़ित उत्पन्न कर रहे थे। देखिएगा ऐसे इस प्रकार से तड़ित उत्पन्न हो रहा था। अब इन्होंने क्या किया? जो तड़ित उत्पन्न हो रहा है, तो चूंकि भगवान एक काम करते थे तड़ित को पैदा करने वाला, बिजली चमकाते थे भगवान पापियों को खत्म करने के लिए,
और यहाँ जे थॉमसन भी कर दिए। तो जे थॉमसन बोले कि भैया जो काम भगवान कर रहे हो काम तो हम भी कर रहे हैं, इसका मतलब हम भी भगवान ही न हुए, है ना। ये किस्सा उनके बारे में काफी फेमस रहता है। वो कहते हैं कि हम भी भगवान है क्योंकि हम भी बिजली चमका सकते हैं। ओके, तो मेरी भी पूजा करो और मेरा भी मंदिर वगैरह बनाओ, ऐसा जे थॉमसन कहते हैं अपने प्रयोग के बाद। अब देखिए, अब मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दे पर लौटते हैं तो ये है कि जो यहां पे जो किरणें उत्पन्न हो रही थी, आखिर इन किरणों का गुण क्या था, इस गुण को जानने का जरूरत था। ठीक है, इस गुण को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था कि आखिर जो किरणें उत्पन्न होती कैसी है। तो सबसे पहले तो यह जानना था कि किरणें उत्पन्न कहां से हो रही है, इस प्लेट से उत्पन्न हो रही है या इस प्लेट से उत्पन्न हो रही है, सबसे पहले यह जानना जरूरी था। ठीक है, तो इस प्लेट से या इस प्लेट से उत्पन्न हो रही किससे, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, हम लोग बचपन में घिरनी लेते थे, घिरनी पकड़ते थे और घिरनी लेकर दौड़ते थे, तो क्या होता था, घिरनी गोल गोल घूमने लगता था। यानी अगर सामने से हवा आ रहा है तो घिरनी मेरा गोल गोल घूमता था, है ना, जिसको चक्री या घिरनी कहते थे। अगर सामने से हवा आएगा तो क्या होगा कि जो मेरा चक्री जो है वो जो घिरनी है वो घूमेगा, लेकिन अगर सामने से हवा नहीं आएगा तो चक्री मेरा नहीं घूमेगा। तो इस बात का पता करने के लिए, यानी कि जो तड़ित उत्पन्न हो रहा है, जो किरण उत्पन्न हो रहा है, ये किरण इस प्लेट से उत्पन्न हुआ या इस प्लेट से उत्पन्न हुआ, इसको पता करने के लिए, ठीक है, कि किरणें इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर आ रही है, इसको पता करने के लिए बीच में एक घिरनी लगाया गया। तो पहली बार घिरनी इधर से लगाया गया। ठीक है, चलो यहां एक घिरनी लगा देते हैं हम, ये मान लो घिरनी, पहले ऐसे लेकर खड़े हो गए घिरनी को, तो अगर इधर से आ रहा होगा हवा, किरण इधर से आ रहा होगा तो घिरनी क्या होने लगता, घूमने लगता, लेकिन घिरनी नहीं घूमा। घिरनी को जब लेकर ऐसे खड़ा हो तो नहीं घूमा, तो फिर क्या किया गया, फिर इधर से लेकर खड़े हो गए, तो इस बार घिरनी घूम गया, चक्री घूमने लगा। ठीक है, चक्री घूमने लगा, तो इस बात से पता चल गया ये जो किरणें हैं वो कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से जा रही हैं। कैथोड से उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, मतलब एक कैथोड प्लेट से उत्पन्न हो रही है, स्पष्ट हो गया। तो इसी वजह से इनको नाम दिया गया इन किरणों को, जो कैथोड प्लेट से उत्पन्न हो रही है तो इनको हम लोग बोलेंगे कैथोड किरण। ठीक है, ये कैथोड प्लेट से उत्पन्न हो रही है ना ये किरणें, इसी वजह से इनको कैथोड किरण कहा गया। ओके, ऐसे। अब आगे की बात करें, आगे ये है कि ये कैथोड किरणें इधर जा रही है, चलो, तो उनमें चमक है। चमक क्यों हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा होगा। आवाज बहुत तेज है तो मतलब ऊर्जा जरूर है, तभी तो आवाज उत्पन्न हो रहा है। तो उस ऊर्जा के बारे में पता करना था, तो कैसे पता चलता, तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया। ओके, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया। देखिए, घोड़े के नाल जैसा ये होता है चुंबक, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, चुंबक लगाया गया। अब चुंबक लगाया गया तो क्या हुआ कि ये सीधी रेखा में दिशा कर रही थी, सीधी दिशा में घूम रही थी, जा रही थी। जैसे ही चुंबक लगा ये रास्ते से भटकने लगी, ये जो किरणें थी ये अब सीधा न जाकर कुछ इधर जाने लगी और कुछ इधर जाने लगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या हो गई, भटक गई।
विचलित हो गई। इस बात से पता चलता है कि इन कैथोड किरणों में कुछ ऊर्जा युक्त कण हैं, ऊर्जा युक्त कण है, और जो ऊर्जा युक्त होगा उसके अंदर आवेश होगा। क्लियर है? जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाए उसके अंदर ऊर्जा और साथ साथ तो क्या होगा, आवेश होगा। यानी इन कैथोड किरणों में क्या उपस्थित है, आवेशित कण उपस्थित हैं। ठीक है, इन किरणों में क्या है, तो आवेशित कण है। इन किरणों में आवेशित कण उपलब्ध है। यह बात प्रूव हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये चीज तो प्रूव हो गया। अब आगे की बात करते हैं। देखिए अब आगे की कहानी तो समझना यहां पर। फिर अब चूंकि आवेशित है तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश। तो ये जो कण है जो कैथोड किरणों में पाए जा रहे हैं, ये ऋण आवेशित है या धन आवेशित है? अब प्रश्न ये था, ये पता करना था। तो फिर से काम किया गया, फिर से लगाया गया इस बार विद्युत क्षेत्र लगाया गया इस निसर्ग नदी के चारों तरफ। ठीक है, इस बार एक विद्युत क्षेत्र लगाया गया। मान लो ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस वाला छोर हो गया, ये प्लस वाला छोर हो गया, विद्युत क्षेत्र लगाया गया। और जब विद्युत क्षेत्र लगाया गया तो ये पाया गया कि ये जो किरणें थी, ये जो किरणें हैं, है ना, ये किरणें अब सीधी रेखा में न जाकर प्लस की तरफ आकर्षित हो गई, प्लस की तरफ आकर्षित हो गए। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र लगाया गया उस विद्युत क्षेत्र के प्लस यानी कि धनात्मक छोर की तरफ आकर्षित हो गई। इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि धनात्मक छोर की तरफ आकर्षित हो गए। इसका मतलब ये है कि कैसी होगी, ऋण आवेशित होंगी, क्योंकि नियम कहता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेगा और प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करेगा, दूर भेजेगा। माइनस माइनस एक दूसरे को विकर्षित करेगा, दूर भेजेगा। लेकिन प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहां प्लस की तरफ यह आकर्षित हुआ, मतलब ये कैसा है, ऋण आवेशित है। यानी कि जो कण है, ये कण कैसा है भाई, तो ये कण जो है ये ऋणावेशित कण है। स्पष्ट हो गया कि ये कैसे कण है, तो ऋणावेशित कण है। यानी कि इस कैथोड प्लेट से ऋण आवेशित कण निकल रहे हैं। इतना फिक्स कर लिया हम लोग पहले कि कैथोड प्लेट से क्या निकल रहा होगा, ऋण आवेशित कण निकल रहा होगा। क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं। अब चूंकि ऋण आवेशित कण निकल रहा तो अब समझने की जरूरत है। देखिए एक मेरा कैथोड प्लेट है, चलो यहां पर बनाते हैं कैथोड प्लेट। ये कैथोड प्लेट, डाल्टन का कहना था कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ उपलब्ध हो सभी सभी परमाणु के बने हैं। तो ये मेरा कैथोड प्लेट भी परमाणु से बना होगा, इस प्रकार से। ऐसे मानो परमाणु से बना, बहुत सारे परमाणु होंगे, इस प्रकार से परमाणु से बना है। अब समझना कि अगर परमाणु से बना है इस प्रकार से, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां प्लेट से कुछ कण निकल रहे हैं, मतलब यहां से प्लेट से निकल रहा है। तो अगर ये कण, जैसा कि डाल्टन बोले कि सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु है, मतलब प्लेट में से क्या निकल सकता है, परमाणु निकल सकता है। डाल्टन के अनुसार क्या निकल सकता है, परमाणु निकल सकता है।
यानी कि यहां से परमाणु निकल जाएगा। कण तो निकल रहे हैं ना, ये तो स्पष्ट हो गया कि कण निकल रहे, ऋणावेशित कण निकल रहे। तो यहां से क्या निकल रहा होगा डाल्टन के अनुसार? कण के रूप में कौन है? परमाणु है, तो परमाणु ही निकलेगा। और अगर एक एक करके सभी परमाणु निकल जाएंगे तो क्या धातु प्लेट बचेगा? ओके ना। जिस प्रकार से आपका एक दीवार में ईंट है, तो दीवार ईंटों से बना है, तो ईंट निकाल दीजिएगा तो दीवार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एक एक करके ईंट आप निकालेंगे तो दीवार खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आपको? तो उसी प्रकार से अगर यहाँ से धातु से कुछ कण निकल रहे हैं और डाल्टन बोले कि वो कण से परमाणु हो सकता है, तो अगर सब परमाणु निकल जाए तो धातु का प्लेट तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं होता है। आप ही सोच कर देखिए कि अगर एक बैटरी से अगर आप किसी धातु प्लेट को जोड़ दीजिएगा, लोहे को जोड़ दीजिएगा, तो क्या लोहा खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। इसका मतलब है कि यहां से परमाणु नहीं निकल रहा। तो अगर परमाणु नहीं निकल रहा लेकिन कोई ना कोई तो कण निकल रहा जो कि कैसा है? ऋणावेशित, तो कौन हो सकता है? तब इन्होंने बोला कि ये जो कण हो सकता है वो परमाणु के अंदर में उपलब्ध हो सकता है। जो परमाणु है यहाँ पर, इन परमाणुओं के अंदर में उपलब्ध हो सकता है ये कण। क्लियर ना? ये परमाणु के अंदर में उपस्थित हो सकता है कण। क्लियर होगी बात? तो अब समझते हैं परमाणु के अंदर में अगर उपस्थित है और ये कण कैसा है? ऋणावेशित है। और यहां से ये बात प्रमाणित हो जाता है कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण नहीं है, परमाणु के अंदर में भी सूक्ष्म कण उपलब्ध है जो कि कैसे हैं? ऋणावेशित है। ठीक है? यहां से जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है वो गलत साबित हो जाता है कि परमाणु सबसे छोटा नहीं है, परमाणु से भी छोटे कण हैं जो कि कैसे हैं? परमाणु के अंदर में उपस्थित है, वो कैसे हैं? ऋणावेशित हैं। क्लियर? और इन ऋणावेशित कणों को नाम क्या दे दिया गया है? तो इनको नाम दिया गया है, इन ऋणावेशित कणों को नाम क्या दिया गया? तो यहां पर लिख लीजिए, इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। इनको इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। ओके, अब समझते हैं आगे। ओके, तो यहां से एक बात क्लियर हो गया कि परमाणु के अंदर में ऋणावेशित कण होते हैं और उन ऋणावेशित कणों को नाम क्या देंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन। ठीक है? नाम क्या दिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हो गई? इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग E- से सूचित करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को E- से सूचित करेंगे और ये ऋण आवेशित कण है। यहां से ये सारा बात क्लियर हो चुका है। अब डाटा लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखिए, आवेश किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.602 गुना 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? तो 1.602 गुना 10 का पावर -23 कूलम। और चूंकि ये ऋण आवेशित कण होता है इस वजह से इसको माइनस के साथ लिखते हैं। ओके ना? ये ऋण आवेशित कण है इस वजह से इसको माइनस के साथ लिखते हैं। अगला, इसका द्रव्यमान यानी एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुना 10 का पावर -31 किलोग्राम। ओके, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो 9.1 गुना 10 का पावर -31 किलोग्राम। और अगर इसको ग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.1 गुना 10 का पावर -28 ग्राम। ओके, ये द्रव्यमान ग्राम में है और ये द्रव्यमान किलोग्राम में। स्टोरी क्लियर है सबकी? ओके, तो ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रॉन का खोज, जिसको किसके द्वारा किया गया है? तो कैथोड किरण विधि द्वारा, कैथोड किरण प्रयोग के द्वारा
और ये प्रयोग कौन किया? तो जे थॉमसन। यानी अंततः हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। ओके, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। और यहां पर एक बात बता दें कि जो आवेश है, इस आवेश के बारे में मिलिकन नाम के एक वैज्ञानिक थे। मिलिकन का तेल बूंद विधि था, उस विधि के द्वारा हम लोग इस आवेश को ज्ञात करते हैं। ओके, तो बात क्लियर होगी सबकी। तो ये इस प्रकार से अभी बार फिर से हम ओवरव्यू आपको रिपीट कर दें कि देखिए, एक विसर्ग नली लिया गया, विसर्ग नली में अक्रिय गैसों को रखा गया, और वो कैसे रखा गया है? तो कम दाब पर और उच्च ताप पर ये रखा गया है। इस विसर्ग नली में दो धातु के प्लेट लगाए गए हैं। जिस धातु प्लेट को बैटरी के माइनस छोर से जोड़ा गया उसको कैथोड कहते हैं, जिसको प्लस से जोड़ा गया है उसको एनोड कहते हैं। और इस बैटरी का जो वोल्ट है वो 10,000 वोल्ट, यानी कि विभवांतर जो है वो 10,000 रखा गया है। जब बैटरी का कनेक्शन शुरू हुआ तो शुरू होने पर यहां से किरणें उत्पन्न हुई जो बहुत ही आवाज और बहुत ज्यादा चमक के साथ, जैसे बिजली चमकता था, इस तरीके से यहाँ पे आवाज और बिजली चमक रहा था। और उसके बाद फिर क्या गया कि इसके गुण के बारे में पता किया गया। तो गुण में ये हम लोगों को पता चला कि इन किरणों का बहाव जो है वो कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ होता है। इस वजह से इसको कैथोड किरण नाम दिया गया। फिर जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो चुंबकीय क्षेत्र में ये अपने सीधा रास्ता सा, उस रास्ते से ये विचलित हो जाते हैं। और इस विचलन की वजह से पता चलता है हम लोगों को कि चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो रहे हैं, इसका फाइनल मीनिंग है कि ये कैसे हैं? ऊर्जा युक्त है। और कोई भी वस्तु अगर ऊर्जा युक्त है मतलब उसके अंदर आवेश होगा। तो आवेश अब कैसा है? ऋण आवेश है या धन आवेश है, इसकी बात जाननी थी। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि विद्युत क्षेत्र लगाए इस विसर्ग नली की ओर। तो ये जो किरण थे, ये किरण प्लस की तरफ यानी विद्युत क्षेत्र के धन आयन की तरफ आकर्षित हो गए, जिससे हम लोगों को पता चल गया कि ये जो किरणें हैं, इन किरणों में ऋण आवेशित कण होती है, क्योंकि धन आवेश की तरफ वही आकर्षित होगा जो ऋण आयन होगा, है ना, ऋण आवेशित होगा। यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके मुताबिक हम लोग कह पाए कि इन कैथोड किरणों में ऋण आवेशित कण है, और उसी ऋण आवेशित कण का नाम क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉन। और इसको हम लोग E- से सूचित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.602 गुना 10 का पावर -19 कूलम्ब। ओके, C से कूलम्ब। और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुना 10 का पावर -31 किलोग्राम, या फिर 9.1 गुना 10 का पावर -28 ग्राम। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का कैथोड किरण प्रयोग, जो कि इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में बताता है। और जे थॉमसन पहले व्यक्ति ऐसे बन जाते हैं जिन्होंने डाल्टन के सिद्धांत को गलत साबित किया। क्लियर है बात? तो समझ में आ गई होगी। ओके, तो फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, और उसमें हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन के खोज की। क्लियर? प्रोटॉन के खोज जो कि गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। क्लियर है? तो उसमें हम लोग बताएंगे, लेकिन एक ट्रिक यहां पर आपको बता देते हैं। देखिए, पेन जीटीसी, P फॉर प्रोटॉन और G फॉर गोल्डस्टीन, ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रॉन और T फॉर थॉमसन, और N फॉर न्यूट्रॉन और C फॉर चैडविक। तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। तो इनको याद रखिएगा तो आपको आविष्कार का नाम याद रहेगा, किस कण का खोज कौन किया है। ओके, तो हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और वहां पर आपको फिर हम प्रोटॉन के खोज के बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।